मजिस्ट्रेट क्या होता है? कुल मिला के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वही है जो डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बदले डेप्यूटी कमिश्नर की पोस्टिंग हो जाए, एक बड़ा वाला साहब, मतलब आईएएस में भी सीनियर डिप्टी कमिश्नर, बट चार्ज इज एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही रहेगा उसके पास। मतलब इसकी जगह पे जैसे हमारे पास में अभी रायगढ़ में एक E7 जो है, E7 का मैनेजर है ना, गेवरा माइन में E8 का मैनेजर, ये सब जीएम पोस्ट है, ये जीएम पोस्ट है, ये डिप्टी जीएम पोस्ट है, बट माइन बड़ी है इसलिए हमने दे दिया। पर क्या होगा, एज ए ट्रीट क्या होंगे, मैनेजर, ये मैनेजर है ये माइन के। इनका अथॉराइजेशन जो गया है या जो फॉर्म 1 गया है वो सब मैनेजर के लिए गया है। तो यहाँ भी वैसे ही है कि डिप्टी कमिश्नर जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बड़ा होता है, पर इसको पोस्टिंग कर देंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही पावर को एंजॉय करेगा, उसके ऊपर पावर नहीं करेगा। नहीं तो डिप्टी कमिश्नर है तो 2 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बना देते हैं हमको, है ना, वो अलग चीज है। तो ये बोलता है कि ये भी होगा या ये होगा, तो जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा वो डिस्ट्रिक्ट को इसके अंदर में माइन जिसमें होगी वो इसका पावर चलेगा, जो कानून के तहत, है ना। बट ये बोलता है कि यदि एक माइन, एक डिस्ट्रिक्ट ये है आपके पास में, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है मान लो, छिंदवाड़ा, और एक डिस्ट्रिक्ट ये यहां से ये ऐसे घूम के गई, ये हो गई बैतूल डिस्ट्रिक्ट, है ना। अब इसमें जो माइन है, समझ, इसमें जो माइन है, ये माइन यहां पे खुल गई ऐसे ऐसे, हाँ। तो एक माइन इसका इंक्लाइन माउथ यहाँ पर है, प्रोडक्शन यहाँ से, कुछ प्रोडक्शन उसने यहाँ से किया, कुछ प्रोडक्शन यहाँ से किया। इंक्लाइन माउथ का फोटो देख के समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ये बन गई माइन, तो ये इंक्लाइन माउथ हो गई। तो ये प्रॉपर्टी कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है ये। तो अब इसका नाम है बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करेगी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये माइन को कंट्रोल करेगा, एक आदमी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोलता है डिस्ट्रिक्ट द फॉर पर्पस शैल बी डिस्ट्रिक्ट अथराइज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अथराइज करेगी, ये ध्यान रखना आप। अब इसमें छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को बोलता है कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट को बोलता है, वो उसका काम है ना, अपने को उससे मतलब नहीं है। बट जिस साइड में इंक्लाइन खुला होता है या प्रोडक्शन यूनिट होता है उसी डिस्ट्रिक्ट को चार्ज मिलता है, क्योंकि नीचे से, अब मान लो ओपन कास्ट है तब क्या करोगे भैया, है ना, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अपना काम नहीं है वो, ठीक है। अगला चलते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी को एक अपडेट दे देना चाहता हूँ कि एसएससीएल और एमसीएल में बम्पर वैकेंसी आई है। इसकी तैयारी करने के लिए हमने कम्बो कोर्स को लॉन्च किया है, जिसमें माइनिंग टेक्निकल कोर्स पूरा रहेगा, नॉन टेक रहेगा और ईएमटी कोर्स पूरा रहेगा। इसमें हम वीडियो टेस्ट और पीडीएफ भी दे रहे हैं। टेस्ट में 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर में, वीडियो की संख्या 200 से ज़्यादा है, और इसलिए इस कोर्स को आप ले सकते हैं, ज्वाइन करिए और अपना एससीसीएल या एमसीएल में अपना तैयारी बहुत अच्छे से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। हमारी ऐप को डाउनलोड करें, इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि कोई आपको दिक्कत आ रही है तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेट्स गो अगेन स्टार्टेड। इम्प्लाई मीन्स बोलता है, यहाँ पे हमारे पास इम्प्लाई का क्लिक क्या बोलता है, ये इम्प्लाई मीन्स क्या बोलता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस इज नॉट ए एम्प्लॉय, ये ध्यान रखना आप, जो आप लोगों को सबको पता है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ही आप लोगों को पीडीपीटी मिला है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर में अप्रेंटिस इज नॉट ए एम्प्लॉयड, ठीक है। उसको आप पैसा दो चाहे मत दो, इससे मतलब नहीं है, वो स्टाइफंड पे काम करता है, ठीक है। आप ये बोलता है कि एम्प्लॉयड ऑन वेजेस, जो एम्प्लॉय होगा उसको आपको वेजेस देना पड़ेगा,
बिना वेजेस वाला एम्प्लॉय नहीं काउंट होता। उसमें स्किल होगा, सेमी स्किल होगा और अनस्किल्ड होगा। ठीक है, मैनुअल ऑपरेशन होगा जिसमें मैनुअल काम करने वाला, ऑपरेशनल वाला, सुपरवाइजर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल, ये सब मतलब कुल मिला के खदान में जितने आदमी होंगे सब एम्प्लॉय है, इंक्लूडिंग मैनेजर। एजेंट नहीं आता एम्प्लॉय में, क्योंकि उसमें लिखा है ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑनर वेदर वेजेस आर बीइंग पेड और नॉट। उसको प्रॉपर रेगुलर एम्प्लॉय करना है नहीं करना है उससे कोई मतलब नहीं है। जब एम्प्लॉय नहीं करो तो पैसे कहां से दोगे आप, है ना। तो वो कहलाता, एजेंट एम्प्लॉय में नहीं आता, किंतु हमारा एजेंट जो है वो एम्प्लॉय में आता है, क्योंकि हम उसको पैसा देते हैं, है ना। क्योंकि हमारा एजेंट परमानेंट नहीं है ना, कल वो जाके चेंज होके कहीं और कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैनेजियल कैपेसिटी में जितने लोग हैं ये भी सब एम्प्लॉय कहलाएंगे, ध्यान रखना आपको। मैनेजर इज ऑल्सो, मतलब खदान में जितने लोग हैं हमारे वो सब एम्प्लॉय है, जिसमें स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल्ड और मैनुअल लेबर करने वाले ना स्किल में आते हैं, ना सेमी स्किल में आते हैं, ना वन स्किल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उनको कुछ नहीं आता, जितना जो काम बताओ वही करते रहेंगे वो, एक्सपर्टाइजेशन कहीं नहीं है। ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं ऑपरेशन, एसडीएल चलाना, एलएसडी चलाना, ओवरमैन सरदार हो गया, यहाँ मैनेजर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, पर्सनल मैनेजर हो गया, है ना, टेक्निकल हो गया, फोरमैन हो गया, क्लर्क बाबू लोग हो गए, है ना, इस टाइप के जो लोग हैं सब इंप्लॉय कहलाएंगे। इन केस ऑफ माइन, एम्प्लॉयड माइन हु वर्क्स अंडर द मैनेजर। अब यहाँ पे उसने एक डिफाइन किया है, ठीक है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, ये हमारे लिए काम का चीज है क्योंकि इसमें माइंस एक्ट लागू है। बट इसके अंदर के पूरे प्रोविजन हमारे पास नहीं लागू होंगे, क्योंकि इसमें हमारा है यही सब पूरा का पूरा, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है यही। बट ये टोटल के टोटल हमारे मैनेजर के अंडर में आएंगे, ये बात ध्यान रखना। सेड टू बी एम्प्लॉयड in who was under manager, work as a manager or who under the appointment of the owner, agent or manager। वो जो स्किल, सेमी स्किल, अंडर स्किल सब है ना, वो सब आएंगे इसी में, बट अपॉइंटेड होना चाहिए। आप काय में, वो जो ऊपर वाले जितने भी है हमारी माइन का अपॉइंटमेंट में माइनिंग ऑपरेशन में होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन और सर्विस रिलेटेड टू माइन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा इंक्लूडिंग माइन से ही मतलब है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच, गैदरिंग, गैदरिंग सैंड भी आएगी इसमें, यदि हम स्टोरिंग करते हैं तो वहां पे सैंड भी आएगी, करेक्ट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द माइन, एक सेकंड, इसको मैं बैटरी चार्जिंग मांगने लग गया, हो गया, चलो। अब ये माइन से रिलेटेड जो भी वर्किंग है वो सब अपॉइंटेड अंडर द नॉलेज ऑफ द मैनेजर, है ना, तभी वो एम्प्लॉय कहलाएगा। चलिए, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, इतना सारा पॉइंट ही पॉइंट है इसमें। कुल मिला के माइन में जो काम चल रहा है वो सब एम्प्लॉयड है। इन ऑपरेशन, इन ऑफिस ऑफ द माइन, इसलिए ऊपर समझा दिया है, क्लर्क, फोरमैन सब है उसके अंदर में, यहाँ पे पॉइंट दे दिया। अब ये बोलता है ना, एनी वेलफेयर हेल्थ एंड सर्विस रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर द कोड रिलेटिंग टू माइन आर वॉच एंड वार्ड विद इन द प्रीमिसेस ऑफ माइन इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल एरिया। ये क्या बोलता है, ये भी काउंट, पहले रेसिडेंशियल एरिया नहीं मानता था, अब रेसिडेंशियल एरिया भी मानने लगा है। बट अपॉइंटिंग अंडर द कॉन्ट्रेक्टर होगा तो नहीं मानेंगे हम, हमारा आदमी काम करेगा तो वो एम्प्लॉय, जैसे हमारी बिल्डिंग में हमारे एम्प्लॉय सफाई करते हैं, ठीक है, तो वो तो भाई एम्प्लॉय है ना, उनको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे इसके अंदर में भी पेमेंट कर सकते हैं। इन एनी काइंड ऑफ वर्क विच इज प्रिपरेटरी, ठीक है, इंसिडेंटल आर कनेक्टेड विद द माइनिंग, मतलब संभवतः इंसिडेंटल मतलब इसको बोलते हैं अनफोर्सीन, मतलब जो काम हो रहा है वो माइन के लिए हो रहा है, पर माइन प्रेमिसेस में हो रहा है, तो वो आपका एम्प्लॉयड है। अब यहाँ से बंबई में काम हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है, थोड़ी हमारे लिए एम्प्लॉयड होगा वो तो सप्लायर होगा। ठीक है, किंतु मेरा आदमी जाके यदि वहां कोई मशीन बना रहा है
सुन लीजिए बात, इसका इंसिडेंटल का मतलब ये होता है, एक आदमी को, 3 आदमी की टीम को हमने नागपुर में एक बड़े वर्कशॉप में भेजा कि भैया ये जो कंटिन्यूस माइनर है इसका बूम को यहाँ रिपेयर नहीं हो रहा है, इसको, ये आप बड़ा है इसको काट के छोटा करो, यहाँ नहीं हो सकता। किसी वर्कशॉप के साथ हमने उससे सिर्फ हायर किया है क्या सर्विस, हम जैसा बोलेंगे आप, हम करेंगे आपके वर्कशॉप में आके, हम काटेंगे पीटेंगे, सिर्फ हमको फैसिलिटी दोगे आप, मशीन की, बिजली की, सबकी। दैट इज द इंसिडेंट। और उस समय कोई एक्शन हो जाता है तो वो माइनिंग एक्शन में काउंट हो जाएगा। मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इससे पहले नहीं था ये, इसको क्लैरिफाई किया है, इसके ऊपर काफी स्टडी की गई है इतना समझाने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लेट चालू किया है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि मीन्स ए पर्सन हु एम्प्लॉयज whether directly or through any person। एम्प्लॉय मतलब मालिक कुल मिला के, जो हमको रोटी पानी पैसा देता है। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द एनी पर्सन वन और मोर एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के अंडर में बहुत सारा इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, बहुत सारा डिपार्टमेंट हो सकता है, बहुत सारा माइन हो सकता है। एम्प्लॉय कौन है हमारी कंपनी का? डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर टेक्निकल किसका? आपका एमसीएल का। ये एमसीएल का डायरेक्टर टेक्निकल, सभी कंपनी का डायरेक्टर टेक्निकल, वो है मालिक यहाँ का। बट अल्टीमेटली द कौन है मालिक? इज सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, क्योंकि मेजर मिनरल्स है। तो एम्प्लॉय कौन है? एमसीएल का डायरेक्टर है, बट कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपको एमसीएल तनख्वाह देगा। बट इसके अंदर में मेन चीज हो जाएगा कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कंट्रोल, सैलरी बढ़ता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बढ़ाता है ना, ये लोग थोड़ी बढ़ा देते हैं, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा अप्रूवल नहीं होता, सैलरी नहीं बढ़ता है, कितनी हल्ला कर लो चेयरमैन के पास जाके। His behalf person more employee in establishment, any establishment is carried by any department of central government or state government, authority specified by the head of such department includes। ठीक है, ये बोलता है कि ऑफिस वाला जो है हमारा, हमारे रोल में नहीं आता है, इसको हटा देंगे हम लोग। ठीक है, एम्प्लॉयर जो होगा वो एम्प्लॉयर वहां बैठता होगा। यहाँ का मतलब है कि वहां एम्प्लॉयर कहाँ पे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा। जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट क्या है? कोल मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री। स्टेट गवर्नमेंट में भी इनके पास में क्या है? अथॉरिटी डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या है? माइंस मिनिस्टर होते हैं, स्टेट में भी माइंस मिनिस्टर होते हैं। ये इनकी अथॉरिटी हो गई यहाँ पर। बाकी का अथॉरिटी क्या हो गई? कोल इंडस्ट्री होगा, तो ये वहां से भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। पर हमारी कोल इंडस्ट्री में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट यहां से ना होके सीआईएल के चेयरमैन से होता है। चेयरमैन अप्रूवल तो वहीं से आता है। जो आप लोगों का 640 सीट आया ना एमसीएल का सीएमडी की ताकत नहीं है वो। वहां से कोल इंडिया गया, कोल इंडिया से फिर मिनिस्ट्री से अप्रूवल होके आया, तब वो आपकी सीट निकली है। समझ में? ऐसा सीएमडी चाहेगा तो कभी भी कुछ भी कर देगा वो तो। उसके रिश्तेदार यदि माइनिंग में है 10 ठो, तो बोलेगा माइनिंग की सीट ही निकाल दो 50 ठो, बीच बीच में निकालती रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऐसा ठीक। अभी क्या बोलता है कि यहाँ पे इन रिलेशन टू द माइन, ऑनर ऑफ द माइन, एजेंट, मैनेजर रिफर टू सेक्शन 67। अभी छोटे छोटे इम्प्लाई जो होता है, वर्कर्स है, मजदूर है, उसके लिए यही लोग इम्प्लायर है, एजेंट, मैनेजर और ऑनर। ठीक है, और ऑनर माइन के लिए एजेंट है, मैनेजर के लिए कौन है? एजेंट, एजेंट के लिए कौन है? ऑनर, ऑनर के लिए कौन होगा? कोई नहीं। और गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट है उसके अंडर में। ठीक है, डायरेक्टर टेक्निकल वही अपॉइंट करता है ना। ये बोलता है कि रिलेशन टू एनी स्टेब्लिशमेंट पर्सन हु आर अथॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट कंट्रोल। इसके अंदर में बोलता है कि स्टेब्लिशमेंट का पूरा कंट्रोल वही होना चाहिए
जो आपके पास मैनेजर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब हमारे लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी है, बट यहाँ पे माइन ऑनरशिप के लिए है डायरेक्टर टेक्निकल। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी तो यहाँ बदल भी सकती है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब डायरेक्ट वो चारों पांच एफडी बोलते हैं उसको, एफडी फंक्शनल डायरेक्टर, उनका हेड होता है सीएमडी। तो यहाँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, बट इसके पास पावर होता है कि वन ऑफ द डायरेक्टर मे बी एज ए नॉमिनेटेड ऑनर, तो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर का ही पावर होता है, डायरेक्टर जिसको बनाना चाहे। किंतु फंसेगा तो डायरेक्टर ही नहीं बेटा, सीएमडी के ऊपर आंच आएगी ना, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे बोलता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये क्या होता है, हमारे पास में जो है हमारा एक अपना सिस्टम है कोल इंडस्ट्री का, ये प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए अलग सिस्टम होता है, तो उसको भी यहाँ घुसा दिया है उसने। ये मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह हमको, जो एमडी, हमारे पास सीएमडी है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर होता है हमारी कंपनी में, पर सब जगह नहीं होता, मेटल माइनिंग में नहीं होता है, बहुत सारी जगह नहीं है, इसलिए आप इसको लिख के रख लीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर सच एज मैनेजर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है, और आज के डेट में हमारे पास में क्या है, डायरेक्टर टेक्निकल जो है वो ऑनर होता है, डायरेक्टर टेक्निकल, ये भी नॉमिनेटेड ऑनर होता है, एक दिन बताऊंगा मैं नॉमिनेटेड ऑनर कैसे बनते हैं। ठीक है, इसका एक प्रोसेस है, जस्ट फॉर द नॉलेज, एग्जाम से में नहीं आता, फर्स्ट क्लास में आता था इसमें 60 नोट्स में। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, अभी नहीं आता, इसलिए मुझे आइडिया है ना, क्योंकि मैंने उनको भी पढ़ाया वाला चीज। एंड कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो भी एम्प्लॉयड की श्रेणी में आ जाएगा। इसमें भी ढेर कलर है, पर जो कलर दिखे वो इसी को पढ़ाना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट, देखिए ये आपका कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्यूपेशन, हमारा इसमें नहीं आता है, बट एक्ट के अंतर्गत दिया है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि 10 या इससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं तब इसका रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, उसके पहले नहीं पड़ती। एस्टेब्लिशमेंट तभी काउंट होगा जैसा 10 या इससे ज्यादा वर्कर वो भी इंप्लॉयड हो आपके पास, तब ये एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है ये, हालांकि माइंड से ले पर एक्ट तो पूरा अपने ही है ना, सब कुछ अपना है इसमें। ठीक है, चलिए। फैक्ट्री, फैक्ट्री हमारे से कोई रोल नहीं है इसमें हमारा, ठीक है, बट इसमें फैक्ट्री यदि पूछता है तो 20 या इससे ज्यादा वर्कर्स इसमें आएंगे तब ये फैक्ट्री में आएगा। बाकी और भी पिछले 12 महीने में, प्रेसिडिंग 12 मंथ्स, ये पिछले 12 महीने में यदि आता है तो आपका प्रेसिडिंग 12 मंथ मतलब कैलेंडर ईयर नहीं है, आज यदि हम काउंट कर रहे हैं तो आज से 12 महीने के अंदर एक दिन भी यदि हमारे पास 20 से ज्यादा हो गया तो फैक्ट्री के एक्ट में फंस जाओगे आप। ठीक है, तो वो बोलता है। जस्ट ये 2 क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नजर नहीं आते हैं, बट दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, और ये 2 ही चीज पढ़ना है उसमें, 10 एस्टेब्लिशमेंट में, फैक्ट्री में 20 और मोर। ठीक है, फैमिली, ये फैमिली हमारे लिए रिलेटेड है। फैमिली का मतलब होता है इन रिलेशन टू वर्कर्स, या मेल हो या फीमेल, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पाउस, स्पाउस का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए, बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूज है। ये स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, पति के लिए पत्नी होगा और पत्नी के लिए पति होगा, इसको स्पाउस बोलते हैं। जैसे मान लो कोई फीमेल वर्कर है, स्पाउस उसका क्या होगा, पति होगा। मेल वर्कर उसका स्पाउस क्या होगा, पत्नी होगा। इसलिए एक नया वर्ड है, ये काफी दिन से चला आ रहा है, स्पाउस, है ना, अभी भी हम लोग के डॉक्यूमेंट्स में सब आने लगे स्पाउस, बैंक बैंक में भी आने लगे स्पाउस। तो स्पाउस काफी प्रचलित हो चुका है, इसलिए एक्ट में भी इन लोगों ने डाल दिया, इसमें पति पत्नी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पति के लिए पत्नी, पति की पत्नी के लिए पति, बस।
चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी आएंगे आपकी फैमिली में। अडॉप्टेड चिल्ड्रन जो लीगली अडॉप्टेड किए गए हैं, ठीक है, आपका बच्चा नहीं है या आपके पास दो बच्चे हैं, आपने एक बच्चा और अडॉप्ट कर लिया लीगल। ऐसा नहीं कि चाचा के लड़के बड़े भाई के लड़के को रख लिया वो आपका बच्चा हो गया, नहीं। आप किसी का भी बच्चा रख सकते हैं, सिस्टर का रख सकते हैं, ठीक है ना, अपना किसी भी बाहर वाले का भी रख सकते हैं, फॉरेन का बच्चा रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो लीगल आपके आपके पास आना चाहिए गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, तब वो अडॉप्टेड कहलाएगा, इसका एक्ट है इसका, ठीक है। वाका हुआ डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट कब तक बोलेंगे हम उसको, 18 साल की एज तक वो डिपेंडेंट है, उसके बाद वो डिपेंडेंट की श्रेणी में नहीं आता। क्लियर है। पेरेंट, अच्छा, साथ में फैमिली में आपके माँ बाप भी आएंगे, ये बहुत अच्छा काम किया इनने। ऑफिसर्स में सबसे बड़ी दिक्कत है, वर्कर्स में तो थी, ऑफिसर में पेरेंट काउंट नहीं होता था फैमिली में। हमको अपने पेरेंट्स का कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना, मतलब मिला मतलब एलटीसी फैल्टीसी नहीं मिला, मेडिकल फैसिलिटी तो उनको मिलते रहा, इसीलिए कि वो खुद ही इम्प्लाई थे कोल इंडिया के, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, वो भी आएगी। आपके पास तो विडो डॉटर है यदि आपकी, या विडो सिस्टर है, और वो डिपेंडेंट है आपके पास अपॉन सच वर्कर्स, किसी वर्कर का डिपेंडेंट है वो, चाहे मेल वर्कर हो, वर्कर में ऑफिसर्स भी आता है, सब आते हैं, तो मतलब इम्प्लाई हो गया ना। तो आपके पेरेंट, आपके ग्रैंडफादर, आपकी विडो डॉटर, विडो सिस्टर, ये भी आपके डिपेंडेंट में आते हैं। समझ गए। ये क्लियर कट है, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट के प्रोविजंस हैं ये। मतलब आप यदि कोल इंडिया में नौकरी करोगे भैया, तो आपके दादा दादी को भी ट्रीटमेंट मिलेगा। और क्या, ये क्या देंगे, और क्या देंगे, विडो सिस्टर और विडो डॉटर को क्या देंगे, एलटीसी देंगे। एक बड़ा फायदा है आपको एलटीसी, एलटीसी में ये लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट एलटीसी का कोल इंडिया कुछ पॉलिसी बनाएगी, 4 आदमी से ज्यादा को नहीं देंगे, तब फिर आप फंस जाओगे इसमें। बट ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, पेरेंट को भी मिलेगा, ग्रैंड पेरेंट्स को भी मिलेगा, विडो सिस्टर को भी, विडो डॉटर को भी, ठीक है। बाकी अपने जो बच्चे उनको तो मिलेगा, बट वो 18 साल तक ही मिलेगा, बट इनकी होल लाइफ मिलेगा जब तक जिंदा है ये लोग। हाँ, ये डाटा की शादी कर दी है या सिस्टर की शादी कर दी तब तो मैटर ही खत्म हो गया, ठीक है ना। ये इसको एक इम्पोर्टेंट मान के चलिए। इसमें 18 ईयर्स वाला एक फॉर्मूला बहुत अच्छा है, और ये भी है, ये सब ये बहुत अच्छा स्टार बन जा रहा है इसमें ऑटोमेटिक, इसका ऑप्शन है ना, इसका अंदर में बहुत अच्छा चीज है कि ये इसका बॉक्स भी बन जाता है इसको। देखो ऐसा करके इसको ना, ऐसे थोड़ा सा रुकना पड़ता है, देखिए कितना अच्छा बन गया, थोड़ा सा 1 सेकंड को रोक दो ना पेन को, खट से बन जाता है। फॉर पर्पस ऑफ दिस क्लास डिपेंडेंट नॉट बी इंक्लूडेड हुआ फॉर टाइम बिंग वाला नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, सीधी सी बात है। परमानेंट हजर्ट्स, हजर्ट मीन इन्वॉल्विंग डेंजर, पोटेंशियल डेंजर, मतलब हजर्ट्स क्या होता है, जो इन्वॉल्व डेंजर है या जिसमें संभावना है खतरे की, वो कहलाता है हजर्ट्स, ठीक है ना। समझ रहे? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें संभावना बनी होती, किसी में संभावना नहीं बनी होती है, तो इन्वॉल्विंग डेंजर, डेंजर है, और एक पोटेंशियल डेंजर है, जैसे खदान के अंदर हम डीलिंग कर रहे हैं, तो डेंजर तो है, और ये पोटेंशियल भी है, कभी भी पत्थर गिर जाएगा, कितना भी आप सपोर्ट कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, साइड से गिर जाएगा, है ना, मशीन हाथ से छूट के गिर जाएगी, बर्मा लग जाएगा, गैस निकल जाएगी, चिंगारी निकलेगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डेंजर्स हैं, ये सब इन्वॉल्विंग डेंजर्स तो है ही है, वो तो डायरेक्ट डेंजर है, किंतु उसके अंदर पोटेंशियल डेंजर भी है जो दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग वो जो हजार्डियस जॉब बोलते हैं ना, हम लोग माइन को क्या बोलते हैं, हजार्डियस जॉब, माइनिंग, माइनिंग जॉब हजार्डियस जॉब है, माइनिंग जॉब जो है ना हजार्डियस जॉब है, ये बहुत आज से नहीं जिंदगी से नाम आ रहा है, इसलिए इसका नाम हजार्ड रखा है। हजार्डियस प्रोसेस हो गई, है ना, प्रोसेस तो बता दिया मैंने, है ना, डीलिंग। और ये बोलता है इंडस्ट्री का हमारा इससे मतलब नहीं है, ये प्लांट प्लांट से मतलब नहीं है हमको,
स्पेसिफाइड फर्स्ट शेड्यूल। हमारा इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे? माइंस। hazardous प्रोसेस माइन में हर प्रोसेस hazardous है, बेड लगाने से लेकर साला जाने तक भी प्रोसेस खतरनाक, स्लिप होकर गिर जाते हैं। अभी हमारी माइन में दो लोग डब्लू प्लेट लेके जा रहे थे, पैर स्लिप होकर गिर गया, एक आदमी के हाथ में थोड़ी सी, मतलब ऐसा कोई इंजरी नहीं हुआ, बट पोटेंशियल तो था वो। मान लो ज्यादा लग जाती तो, हड्डी टूट जाती तो ये पोटेंशियल है, कुछ हुआ नहीं किसी को भी, हाथ में थोड़ी सी लगी, खरोच आई, वो उठ के चल दिए, बट पोटेंशियल तो खदान में है। hazardous सब्सटेंस, hazardous सब्सटेंस का मतलब वो पदार्थ जिसकी वजह से गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और हमको फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी, जो हम जैसे एसिड है, हमारा काम का चीज नहीं है, बट ये काम का इसलिए है कि हमारे पास यूरेनियम की माइन है। हम कोल की अकेली ये एक्ट साला अकेली गलती क्या किया है इन्हें, माइंस एक्ट में सब है, माइंस एक्ट भी पहले सबके लिए था, आज भी सबके लिए, दिक्कत ये है। तो उसके हिसाब को पहले उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था एक्ट ने, है ना, अभी ध्यान दे दिया कि hazardous सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का मतलब हिंदी भाषा में होता है पदार्थ, ये पदार्थ क्या है? सब्सटेंस वो है कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और इसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ भी हो सकती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक सिंपल एग्जांपल देता मैं आपको, उससे आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हमारा एक कोयले का ब्लॉक है, ये कोयले का ब्लॉक है, यस, है ना, एंड मंडी जाता है, कोल कोल है ये। हमने इसमें 7 मीटर की सी में, मान लो 7 मीटर की सी, मिलियन ऑफ द टन्स कोल है ये। क्लियर हो गया? अब इसको ओपन कास्ट करो, अंडरग्राउंड करो, हम इसको ओपन कास्ट करेंगे। चलिए, अब ओपन कास्ट करेंगे तो ये कोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? कोल ब्लॉक, जो ब्लॉक है कोल, समझ लेना भैया। कोल ब्लॉक को अलॉट कौन करेगा? ऑक्शन में बेचेगा जो बेचेगा, किंतु कहां से बिकेगा वो? मिनिस्ट्री ऑफ कोल से बिक रहा है ना। अलॉट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सब ये समझ गए ना, तो ये एक्ट में बहुत सारा चीज आपको इजी हो जाएगा। हो गया? अब इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो गई? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसके लिए हो गई ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। अब ये जो जमीन है, ये जमीन किसकी है? ये जमीन है स्टेट गवर्नमेंट की। जमीन किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमीन नहीं है। जिस स्टेट की जमीन है वो उसी स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है, जमीन में हक नहीं है इसका, बट ये किसी कानून के तहत झपट लेती है। रेलवे के एक्ट के तहत झपट लेती है, हाईवे के एक्ट के तहत ले लेती है ना। बट माइंस के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट जमीन नहीं, जब तक स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हर चीज में, रेलवे के लिए भी लोगे तो स्टेट गवर्नमेंट बोलता ना, ममता बनर्जी बनाने नहीं देती। आज जमीन ही फेंसिंग नहीं दे रही ना, बांग्लादेश के लिए जो फेंसिंग बनाना उसके लिए जमीन ही नहीं दे रही हो, नहीं बनाने दूंगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान है उसमें, कोई एक्ट नहीं है इस टाइप का कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा बाद में जो भी करना है ना। तो अब ये जमीन के लिए कौन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जमीन के लिए कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। अब समझ में आ गई कहानी कि माइन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और जमीन और पेड़ काटने की परमिशन किससे लेनी पड़ेगी आपको? स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो गई? स्टेट गवर्नमेंट हो गई। कोयले का ब्लॉक बेचने का या देने का पावर किसके पास आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो गई कोयला के लिए?
सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जमीन के लिए कौन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। इसको दो बार ऐसा समझेंगे उल्टा पुल्टा तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए, स्टेट इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, इसके लिए एक स्पेशली प्रोविजंस बनाया गवर्नमेंट ने कि हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत लोग आते हैं, है ना, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। जैसे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके वर्कर्स पूरे, मतलब इंडिया तो इंडिया, बाहर भी बहुत हैं, ठीक है ना। स्पेशली इसमें बिहार, यूपी, है ना, ये झारखंड, झारखंड तो एक्चुअली बिहार की पार्ट है ना। यहाँ पे एक्चुअली इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, शुरू से हालत खराब है ना। तो यहाँ का आदमी विदेशों में भी बहुत सारी जगह पे है, अंग्रेजों ने भी यहाँ से बहुत आदमियों को लेके गए हैं विदेशों में, वहीं बस गए। उसमें एक तो प्रधानमंत्री बन गया एक देश का, उसी मतलब बिहार का जो पैदाइश खानदान, उसी का आदमी प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। तो देखिए, ये कहलाता माइग्रेंट वर्कर, कि काम की तलाश में जो वर्कर्स बाहर आता है। जैसे गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली, आप जैसे इसमें उड़ीसा में जाके नौकरी करेंगे और आपका सिलेक्शन हो, तो यू आर नॉट ए माइग्रेंट वर्कर, अब यू सुपरवाइजर, यू अपॉइंटेड एंड सिलेक्टेड। बट यहाँ पे एक 10 आदमी का झुंड आके कहाँ काम करने लगा, यहाँ पे ठेकेदार के पास, वो कहलाएगा माइग्रेंट वर्कर, और कल भाग भी जाएगा बोरा बिस्तर उठा के, नहीं पसंद आएगा छोड़ देगा, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं करोगे ना। ही इज एम्प्लॉयड इन इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इसके लिए बोलता है कि आपको कम से कम 18,000 रुपये तनख्वाह देना पड़ेगा। बस एक पॉइंट है इसके अंदर में, और हमारी माइंड से रिलेटेड नहीं है। बट माइग्रेंट वर्कर हमारे माइंड में कॉन्ट्रैक्टर के पास बहुत आते हैं, यहाँ भी है हमारे पास, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर के पास बहुत आते हैं लोग। सभी जगह आते हैं, बॉम्बे में, गुजरात में, राजस्थान में, जहां देखो वहीं पे हैं। कुछ बहुत सारे स्टेट्स के हैं, है ना। जैसे अभी माइग्रेंट वर्कर क्या, जो बोल डीलिंग करना होता है ना, पूरे साउथ के आते हैं, तमिलनाडु के। वो माइग्रेंट वर्कर है, काहे के लिए, बोरिंग डीलिंग करने के लिए। उनके पास आदमी रहते हैं, 8-8 10-10 आदमी, वो सबका पैसा आपको 18,000 रुपये कम से कम आपको देना पड़ता है। मशीनरी, मशीनरी में क्या बोलता है कि मशीनरी जो है, आर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्टिकल असेंबल, ये बोलता है कि बहुत सारे आर्टिकल को मिला के एक ऐसा पावर बनाया जाए जिससे एनर्जी या वर्क बनता है, जिससे एनर्जी पैदा हो या वर्क एग्जीक्यूट होता हो। समझ रहे हो बात को। जैसे एनर्जी बनती है, एक मशीन है, जनरेटर बनाया, उससे क्या बिजली पैदा हो रही है, ठीक है ना। एक हमने क्या किया, हालेज बनाया, उससे क्या हुआ, वर्क परफॉर्म हो रहा है। बेल्ट कन्वेयर, उससे हमारा कोयला बाहर निकल रहा है। तो ये है मशीनरीज। एलएसडी है, एसडीएल है, ये क्या कर रही है, परफॉर्म वर्क कर रही है। और एक ये कन्वर्ट कर रही है एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके, और एक क्या करती है, एनर्जी पैदा करती है। समझ में, कोई दूसरी एनर्जी को लेके, जैसे वाटर एनर्जी लेके, स्टीम एनर्जी लेके, वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो ये भी वही है, कन्वर्टिंग एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जनरेटर हो गया, वो अलग हो गया, है ना। और बिजली से फिर हम क्या करते हैं, ताकत पानी निकालते हैं, पानी भी तो एक एनर्जी है ना। अब ये बोलता है यूज फॉर इंटरनेट टू यूज वेदर इंसिडेंटली, ठीक है, संयोगवश भी हो सकता है, जो हमको पता नहीं चल रहा है, किंतु इंसिडेंटल हो सकता है, जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, वो भी माना जाएगा। जो डेवलप कर रहा है, रिसीविंग कर रहा है, स्टोर कर रहा है, कंटेनिंग कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसमिटर, मतलब ये आपकी मशीनरी में ये भी आएगी टावर लाइन, ठीक है ना। ये टावर लाइन इसलिए आएगी कि एक जगह से बिजली दूसरी जगह जा रही है, तो उसको भेजने वाला तो कोई है ना, वो जनरेटर है, और वहां रिसीव करने वाला कौन है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर इज आल्सो ए मशीन, समझ लो बात को। यहाँ ट्रांसमिशन बोल रहा है, वो ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हमने एक थर्मल पावर से बिजली पैदा की जनरेटर से, और उसको हमने लाइन में डाल दिया, वो लाइन से बिजली चली गई दिल्ली, दिल्ली ने रिसीव किया, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर लेगा ना, कि 4 4 लाख वोल्ट की बिजली घर में डालेगा तो आधा दिल्ली मतलब उड़ ही जाएगा आदमी,
तो उसको क्या करेगा, ट्रांसफार्मर डालेगा। ट्रांसफार्मर डालेगा, वो भी एक मशीन है। भेजने वाली भी मशीन है, रिसीव करने वाली भी मशीन, इसलिए बीच का जो पोर्शन है वो भी मशीनरी के पार्ट में आता है। क्लियर हो गया? चलिए, मेडिकल ऑफिसर, सीधी सी बात है, यहाँ पे सेक्शन 42 में जो प्रोविजन दिया है मेडिकल ऑफिसर के लिए, उसका एक एक्ट है। उस एक्ट के तहत जो डॉक्टर रजिस्टर्ड होगा वही मेडिकल ऑफिसर होगा। तो ये बोलता है कि सेक्शन 42, आगे पढ़ेंगे हम सेक्शन 42 के तहत जो भी हमारा डॉक्टर मेडिकल अपॉइंट होगा वो मेडिकल ऑफिसर कहलाएगा, अपॉइंटेड अंडर द सब क्लास सेक्शन 1 ऑफ 42। अब असली जगह पे हम लोग आ गए।